हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ के यूपीएससी ईपीएफओ के एमसीक्यूज़। आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 10 और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पे सारे लेक्चर, सारी पीडीएफ वगैरह शेयर की जाती हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, और कोई भी जानकारी मेरे से ले सकते हैं। मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हम जो चैप्टर वाइज जो हैं MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज MCQ तो है ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके भी मैंने अलग से फोल्डर बनाए हैं। यूपीएससी ईपीएफओ स्टेट पीसीएस के लिए, आपका जो एसएससी रेलवे के लिए और डिफेंस एग्जाम के लिए भी अलग से फोल्डर बना हुआ है। तो इस कोर्स के अंदर जो है अब हमारी जो है ईद सेल चल रही है, तो आप इसमें विपन 15 कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, विपन 15, या फिर आपका ईद 15 कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जीएस कोर्स बिल्कुल हमारा पूरा का पूरा जो है थियरी कोर्स है, इसमें आपको ये कोड लगाना है और डिस्काउंट ले सकते हैं। वो आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कहाँ से करेंगे? दो जगह से कर सकते हैं। स्टडी IQ ऐप से भी कर सकते हैं, और आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं studiiq.com। जैसे ही आप इनको ओपन करेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर क्या नज़र आएगा? यहाँ पे होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे ही आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको नजर आएगा तीसरे नंबर के ऊपर, और GS कोर्स आपको नजर आ जाएगा चौथे नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं आप परचेज करें, प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है? इनमें से कौन सा एक ऐसा एक्ट है जिसमें इंडियन काउंसिल को अबॉलिश किया गया था? इंडियन काउंसिल, देखिए पहली बात तो इंडियन काउंसिल का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है हमारे देश के लिए काम करना, भारत की एक परिषद बनाई गई थी, गवर्नर जनरल, वाइस रॉय, इस तरीके से। एक्चुअली क्या हुआ था, 1858 का जो एक्ट था, 1858 का जो एक्ट था, जिसमें आपका याद होगा आपको गुड गवर्नेंस का एक्ट था, जिसमें बोला गया था कि इंडिया में एक वाइस रॉय रहेगा, वो किसको जवाब देगा? सेक्रेटरी को जवाब देगा, और सेक्रेटरी आगे कहाँ बैठेगा? इंडियन हाउस में बैठेगा, और उसके बाद जो है ये आगे क्वीन को जो है जवाब देगा, जो आपका क्वीन प्रोक्लेमेशन हुई थी। अब यहाँ पे बात किया है कि जब इंडियन हाउस में बैठेगा तो ये सारी की सारी जो काउंसिल है, ये एट द एंड कैबिनेट रैंक जो होगा वो आपका किसको मिलेगा? सेक्रेटरी को मिलेगा। और ये एडवाइस किया जाएगा काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, जो आपकी लंदन में बैठी होगी, जो इंडिया के कामकाज देखेगी। अब बात कहाँ यहाँ पे करते हैं? अबॉलिश की। यहाँ पे खत्म होने की बात करी जा रही है। तो ये खत्म कब हुआ था? ये खत्म हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग खत्म हुआ था। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इट इज़ ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक, यानी कि ये जो है इसके लिए स्टेटमेंट दी थी, इट इज़ ए न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी। इट इज़ ए न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी, यानी कि दोबारा से गुलाम बनाने का नया कानून है। क्यों है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया था न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी। वो न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी जो है वो महात्मा गांधी जी ने बोला था, किसके लिए? क्रिप्स मिशन के लिए बोला था। कब? 1942 में बोला था, पोस्ट डेटेड चेक। अब यहाँ पे न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी क्यों कहा जाता है वो मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये जो एक्ट आया था ये इसीलिए आया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रोविजंस हैं उसके हम सुधार कर सकें, और जो आपकी आई मीन टू से यहाँ पे हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर सकें। प्रोविंशियल डायरकी, जो प्रांतों में द्वैत शासन था, उसको ख़त्म कर दिया जाए, और सारी पावर जो है प्रांतों को दे दी जाए, ऑटोनॉमी दे दी जाए। जब प्रांतों के अंदर जो है डायरकी ख़त्म करी जाएगी तो वो कहाँ पे लगाई जाएगी? सेंटर में लगाई जाएगी। बाई कैमरल लेजिस्लेचर की यहाँ पे बात करी थी। ऑर्डिनेंस पावर जो होंगी वो आपके गवर्नर जनरल के पास होंगी। ये सारी बातें यहाँ पे करी गई, और इसी के अकॉर्डिंग जो है ये बोला गया था न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी। बट बाद में अगर देखा जाए, जब हमारा संविधान बना तो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है 75% ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, यानी कि 3/4 हिस्सा जो है हमारा इसी से तैयार हुआ है। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है? सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बाकी बात करते हैं 1909 के एक्ट की। यहाँ पे बात करी गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी, हिंदू मुस्लिम्स की बात करी थी, कम्युनिज्म के ऊपर बेस था ये। हिंदू को वोट करेगा, मुसलमान को वोट करेगा। 1919 का एक्ट जो था ये था आपका मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मोंटेक्यू यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे थे वो गवर्नर जनरल जो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, एंड चेम्सफोर्ड कौन थे? गवर्नर जनरल वाइसरॉय थे। अब बात यहाँ पे ये है कि इनमें यहाँ पे बात क्या हुई थी? जो है आपका प्रोविंशियल डायरकी की बात हुई थी, यानी कि प्रांतों में द्वैत शासन लगेगा 10 साल के लिए, जिसमें दो तरीके की पावर होंगी, ट्रांसफर पावर होगी, एक रिजर्व पावर होगी। रिजर्व पावर गवर्नर जनरल वाइसरॉय
के पास रहेगी और ट्रांसफर पावर जो होगी वो रहेगी आपकी इंडियंस के पास रहेगी। तो 10 साल के लिए लगेगा। 10 साल के लिए बाद एक कमीशन बिठाया जाएगा और उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी और एट द एंड जो है फर्दर पावर देने की बात करी जाएगी, जिसके लिए बाद में आपको पता होगा साइमन कमीशन बना था 27 में और 28 में भारत में आया था। और इसका बहिष्कार इसीलिए किया गया था क्योंकि इसमें सारे के सारे वाइट मेंबर थे, कोई इंडियन मेंबर नहीं था, क्योंकि प्रांतों में जब शक्तियां लग रही हैं तो हमें भी तो पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करी गई थी 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा देश आज़ाद हुआ और जो है हमारी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन खींची गई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन। लेकिन अनाउंसमेंट कब हुई थी? वो 3 जून के प्लान के अकॉर्डिंग हुई थी। 3 जून 1947 के अकॉर्डिंग अनाउंस हुआ था कि हम इंडिया को आज़ाद करेंगे 15 अगस्त 1947 को। यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन कौन से एक्ट के कारण आज़ाद हुआ? 47 के। ये 3 जून प्लान जो है ये डिक्की बर्ड प्लान है और बल्कान प्लान कहते हैं, जो है आपका माउंटबेटन प्लान कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होना था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है काउंसिल ऑफ इंडिया अबॉलिश करी गई थी। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है? पंचायत की बात करते हैं तो पंचायत आपका पार्ट 9 के अंदर आता है, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, ये आता है। म्यूनसिपैलिटी 9A के अंदर आता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B के अंदर आता है, ये भी आपका पॉइंट सही है। ट्राइब्यूनल्स पार्ट 10 के अंदर आता है, ये गलत है। ये ट्राइब्यूनल जो आते हैं पार्ट 14A के अंदर आते हैं, पार्ट 14A पार्ट 14A के अंदर आते हैं। और जो पार्ट 10 होता है इसमें हम बात करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब की। शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइबल एरियाज़ की जो है बात यहाँ पे करी जाती है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ की यहाँ पे बात करी जाती है। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन, क्लियर, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ट्राइब्यूनल इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ सबके बारे में। आपका देखिए जी, पंचायत की बात करते हैं तो आर्टिकल 40 जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात करी गई है। आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करी गई है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 हुआ था, जब वो इम्प्लीमेंट हुआ था 93 में। 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत, ये याद रखना है आपको, 29 सब्जेक्ट के ऊपर। और जो है पंचायत जो है पार्ट 9 के अंदर आती है और शेड्यूल जो है आपका 11वां शेड्यूल आता है, याद रखिए। पहली पंचायत नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, दूसरी नागौर राजस्थान के अंदर, और पूरी कंप्लीट स्टेट आंध्र प्रदेश थी जहां पे ये लगाई गई थी 1959 में। बलवंत राय कमेटी की रिकमेंडेशन से 3 में डिवाइड किया गया था, विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद। जिला परिषद इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। म्यूनसिपैलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये पार्ट 9A के अंदर है और जो है शेड्यूल जो है वो 12वां शेड्यूल में आता है। और म्यूनसिपैलिटी के लिए 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 हुआ था, जिसमें इम्प्लीमेंट 93 में हुआ था, जिसमें 18 सब्जेक्ट के ऊपर कानून म्यूनसिपैलिटी बना सकती है। और चेन्नई में पहली म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन स्टार्ट करी गई थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये आपस में मिलके काम करते हैं। और ट्राइब्यूनल्स की बात करें तो ये स्पेसिफिक चीज़ों के लिए कानून ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं NGT की बात करूं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 में बना था, तो आदर्श कुमार गोयल इसके चेयरपर्सन है। ये मेनली इन्वायरमेंटल केसेस को हैंडल करता है। तो ये ट्राइब्यूनल का जो बात आई थी ये आपके पार्ट 14A के अंदर लिखी गई थी। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। डी ऑप्शन इज द रॉन्ग वन, क्लियर, याद रखिए। यहाँ पे देखिए पार्ट 14A आर्टिकल 223A और 323B में आता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग जो है इसको ऐड किया गया था। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आगे। इंक्लूसिव ग्रोथ ऑब्जेक्टिव वॉज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच प्लान ऑफ द ईयर। देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है? यानी कि उस ग्रोथ में मैं भी हूँ, आप भी हैं, गरीब भी है, अमीर भी है, छोटी जाति, अपर जाति, सब चीज़ें ऐसे कोई भेदभाव ना करके सब चीज़ों को लिया गया है ताकि हम अपने देश के अंदर जो है सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकें और प्लस जो है सबका विकास कर सकें। और जिसके कारण होगा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो सबका बढ़ सके और एट द एंड जो है हमारे देश में फास्टर ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। तो बात यहाँ पे ये है कि इंक्लूसिव ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव कौन से 5 ईयर प्लान में पहली बार आया था? तो वो आया था 11th 5 ईयर प्लान में आया था। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अब 11th 5 ईयर प्लान जो आया था ये पहली बार जो था दैट इज द 2007 to 2012 में आया था, ठीक है, ये याद रखिए। और 12th 5 ईयर प्लान का भी एम याद कर लीजिए, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसका मेन एम था।
फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि तीव्रता, सतत और अधिक समावेशी विकास, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव था इसमें 12th 5 ईयर प्लान में। और 12th 5 ईयर प्लान जो चला था वो चला था 12 से 17 में, 2012 से 2017 में। और 10th 5 ईयर प्लान जो चला था वो चला था आपका 2002 से 2007 में, 2002 से 2007 में। और 9th 5 ईयर प्लान चला था 97 से 2002 में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब बात यहाँ पे ये करते हैं कि यहाँ पे ये सारा काम पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन का काम होता था। प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता था, सारी चीज़ें करते थे और इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC बनाया गया था। और ये प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 15 मार्च 1950 को बनाया गया था और NDC बनाया गया था 6 अगस्त 1952 को। अथॉरिटी जो प्लान बनाती थी वो प्लानिंग कमीशन था और जो इंप्लीमेंट करती थी, फाइनल डिसीजन देती थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देती थी। अब प्लानिंग कमीशन तो है नहीं, तो अब हमारे पास क्या है, नीति आयोग, द थिंक टैंक ऑफ द कंट्री। ये बना था 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को ये बना था और ये पॉवर्टी के लिए भी काम करता है, नीति आयोग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? तो आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा 11th 5 ईयर प्लान। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन इवेंट्स को आपने अरेंज करना है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो क्या बनेगा इसका आंसर? तो स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। क्लियर? स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। ये क्या है आपका क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स प्रपोजल आया था आपका 1942 में और अगस्त ऑफर आया था 1940 में, 1940 में। बेवल प्लान आया था 1945 में और CR फार्मूला जो था 44 में आया था। ठीक है, तो स्टार्ट विद द अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर है क्या? देखिए, अगस्त ऑफर जो चलाया गया था लॉर्ड लिंथिगो के टाइम पे था। एक्चुअली क्या था, जब हमने पहली बार आइडिया जो 34 में आया था सभी कॉन्स्टिट्यूशन का, MN रॉय जी ने दिया था, तो उसके बाद 35 में आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है डिमांड करने लगी और उस डिमांड को पहली बार एक्सेप्ट कहाँ पे किया गया था? अगस्त ऑफर में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। अगस्त ऑफर में क्या कहा गया था कि हाँ, हमारा संविधान बना के दिया जाए और अंग्रेजों ने पहली बार बात मानी थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल पड़ा था 39 से 45 और अंग्रेजों की हालत जो है ख़राब थी और उसमें अंग्रेजों को साथ चाहिए था इंडियंस का। तो इन्होंने बोला कि हाँ, हम आपकी डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं कि आप आओ और प्लस आपकी जो हमारी काउंसिल होगी उसके अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस इंक्लूड होंगे, वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा और प्लस आपके राइट्स आपको दिए जाएंगे और प्रॉपर तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा। लेकिन ये सब कुछ कब होगा? आज लड़ाई के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, तो ये इन्होंने मना कर दिया, मतलब इन्होंने तो हाँ कर दिया लेकिन हमने मना कर दिया। फिर उसके बाद आपका जो है बहुत सारे मिशंस और भी आए, लाइक फॉर एग्जांपल क्रिप्स प्रपोजल आया। क्रिप्स प्रपोजल जो था 1942 में आया था और ये भी जो है अगेन आपकी जो मैंने आपको बताया था 42 में आया था और इसको भेजा किसने था? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। विंस्टन चर्चिल उस टाइम पे कौन थे? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे और इनको लग गया था पता कि अगर इंडियंस ना आए तो हमारा देश जो है हम नहीं बच पाएंगे। ठीक है, देखिए क्रिप्स प्रपोजल का जो मेन एम था वो ये था कि आपका इंडियन कॉपरेशन इंडियन कॉपरेट करें, ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स के अंदर कॉपरेट करें, जिसके कारण जो होगा आपका प्रॉपर तरीके से आपके साथ नेगोशिएट किया जाएगा और आपको जो है पावर्स दे दी जाएंगे, आपका संविधान बनाया जाएगा। तो ये भी हमने कैंसिल कर दिया। लेकिन ये सारा चीज़ क्या कर रहे थे? ये सारी चीज़ें वही आज लड़ाई के बाद। ठीक है, तो इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया था, पोस्ट डेटेड चेकों ने क्रम्बलिंग बैंक वर्ड यूज़ किया था। क्लियर? फिर उसके बाद आता है CR फार्मूला। ये है जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य फार्मूला। एक्चुअली क्या हुआ था, ये आपका नेगोशिएशन के ऊपर बेस था। ये गांधी और जिन्ना मिले थे 1944 में मिले थे। उसके बाद जो है इस डेडलॉक को, इन दोनों में डेडलॉक मतलब बातें कुछ नहीं पहुंच पाई, तो इस डेडलॉक को हटाने के लिए CR फार्मूला आया था, जिसमें बोला गया था कि हाँ, अगर आप पार्टीशन करना चाहते हैं कर लीजिए, आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं बना लीजिए। ठीक है, मतलब आप पार्टीशन मत करिए और आपकी जो है पाकिस्तान वगैरह भी बनाइए, लेकिन आप अलग से एक राज्य बना लीजिए, अपने मुस्लिम रिच एरिया बना लीजिए। तो ये सारी चीज़ें बातें यहाँ पे करी गई थी CR फार्मूला में कि हाँ, हमें आपकी सारी बातें मंजूर हैं लेकिन पार्टीशन वगैरह नहीं करेंगे। 45 की अगर हम बात करते हैं तो ये आया था बेवल प्लान। ठीक है, 45 में बेवल प्लान आया था, शिमला कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या हुआ था, एक न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने की यहाँ पे बात करी गई थी, जिसमें आपके सारे मेंबर एक्सेप्ट वाइसरॉय, कमांडर इन चीफ, वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ, इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी काउंसिल के अंदर लोग होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे?
इंडियंस होंगे। क्लियर। और ये एक टेम्परेरी मेजर होगा जब तक हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। तो ये भी चीज़ें हमने एक्सेप्ट नहीं करी। ये आया था बेवल प्लान। तो यहाँ पे लगाओ कि पहला कौन आया, दूसरा कौन आया। 42 यानी कि आपका बनेगा यहाँ पे बनेगा सेकंड, देन 1, देन 4, देन 3, 2143 बनेगा। 2143 आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। 2143 इज द करेक्ट आंसर। 2143। चलिए जी अगला देखते हैं। कुछ आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन है, इसको बताना है कि कौन सा पॉइंट किसके साथ सही है। अबॉलिशन, अच्छा कौन सा करेक्ट नहीं है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 द्वारा किया गया है, ये बिल्कुल सही है। ये हमारे राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है, आर्टिकल 14 to 18 के अंदर आता है। क्लियर, याद रखिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 23, ये आपका पॉइंट गलत है। ये किसके अंदर आता है, ये आपका आर्टिकल नंबर 22 के अंदर आता है। ये आता है फ्रीडम के अंदर, राइट टू फ्रीडम के अंदर 19 से 22 के बीच में आता है, ना कि आर्टिकल 23 में आता है। यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन का मतलब क्या है कि किसी भी पर्सन को उसको बिना इन्फॉर्म किए हम अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने अरेस्ट किया है तो उस पर्सन को लीगल प्रैक्टिशनर हायर करने की अथॉरिटी होगी और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। क्लियर। और किसी भी पर्सन को हम एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते। क्लियर, अनटिल उसने वो क्राइम दोबारा ना किया हो। और आर्टिकल 23 की अगर हम बात करते हैं तो ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन द ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, जाने कि फोर्सफुल लेबर नहीं करा सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जान कि लोगों को बेच देते हैं, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 25 से 28 नंबर तक का आर्टिकल है, आर्टिकल 25, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। आर्टिकल 25 में क्या हुआ है कि इसमें आपको फ्रीडम है, कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन के अंदर आप जा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने धर्म का जो है बोलबाला आगे जाने के अपना धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, ये बिल्कुल पॉइंट सही है। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29, ये बिल्कुल पॉइंट आपका सही है। आर्टिकल 29 में जो है ये हम इंटरेस्ट बचाते हैं किनका, माइनॉरिटीज़ का। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मतलब ये होते हैं जिनकी संख्या कम हो, जिनकी पॉपुलेशन कम हो उस जगह में। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि आपका आर्टिकल 29 बताता है कि आपके कोई किसी भी पर्सन से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और प्लस और जो है उसकी अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर वो अपना प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ये आपका इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ में आता है। क्लियर, तो इसमें जो आंसर बनेगा, इन्होंने पूछा था नॉट करेक्ट, तो इसमें आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन जो है वो आपका आर्टिकल 22 के अंदर आता है, ना कि 23 के अंदर आता है। ठीक है, सो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला देखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज इन द कार बैटरीज, कार बैटरीज के अंदर जो है कौन सा अमल यूज किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखिए जी, कार बैटरीज के अंदर हम यूज़ करते हैं क्या, डेट इज सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को हम और क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, ये याद रखना। और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं H2SO4 है ये। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं आपका, दैट इज एसिड रेन का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बनाते हैं, एसिड रेन। क्लियर, याद रखिए। और दूसरी बात करते हैं हम नाइट्रिक एसिड की, HNO3 इसको कहा जाता है, पहली बारिश में भी यही होता है। प्लस अगर मैं HNO3 और जो है HCl को जोड़ूँ, 3 पार्ट HCl के और 1 पार्ट आपका HNO3 का, और इसको मैं कहता हूँ दैट इज एक्वा रेगिया अमलराज जिसे हम कहते हैं, एक्वा रेगिया अमलराज जिसे कहा जाता है। ये गोल्ड और प्लेटिनम की जो है प्यूरिफिकेशन करने में आपको हेल्प करता है, यानी कि उनको शुद्ध करने में हेल्प करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। क्लियर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हम बाथरूम क्लीनर में भी यूज़ करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि हमारे स्टमक में भी निकलता है और हमें जो है खाना वगैरह पचाने में भी हेल्प करता है। एसिटिक एसिड की अगर हम बात करते हैं CH3COOH होता है, और एसिटिक एसिड को हम और क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड, जो हमारा सिरका होता है, विनेगर होता है, उसके अंदर जो होता है एसिटिक एसिड देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इज द करेक्ट वन, सल्फ्यूरिक एसिड। ये है जी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन फिर सेम आ गया आपका, कुछ पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन है। पहले हमने अलग से क्वेश्चन डिस्कस किया था आर्टिकल्स के ऊपर, अब पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए कौन सा करेक्ट नहीं है पूछ रहा है। सिटीजनशिप आपका पार्ट 2 में आता है, ये बिल्कुल सही है। और सिटीजनशिप एक्ट कौन सा है, 1955 का, और जो हमारी सिटीजनशिप होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। दूसरा है यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 7 के अंदर आता है, ये आपका पॉइंट गलत है जी, ये आपका पॉइंट गलत है, बिल्कुल गलत है। यूनियन टेरिटरीज जो आती हैं वो पार्ट 8 के अंदर आती हैं, ये याद रखिए।
पार्ट 7 जो है आपका एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी जिसमें हमने स्टेट्स को रिपील किया था, जिसमें आपके 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में हमने डिवाइड किया था पूरा कंट्री। क्लियर। म्यूनसिपैलिटी की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट 9A के अंदर आता है, ये बिल्कुल सही है। म्यूनसिपैलिटी मैंने अभी समझाया भी था आपको। इलेक्शंस की बात करें तो पार्ट 15 में आता है, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो आंसर इसमें कौन सा गलत हो गया? पार्ट 2 इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेजेस का पार्ट नंबर 17 आता है, पूछा जाता है, और 18 नंबर आता है आपका एमरजेंसी प्रोविजंस का। क्लियर। अमेंडमेंट का आता है पार्ट 20, और बस इतना याद रखिए मेन। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। याद कर लीजिए, ये आपके टोटल जो है आपके 22 के 22 पार्ट हैं, 25 हैं। ठीक है, और जो सब सेक्शन है उनको हमने कर दिया पार्ट इंक्लूड करके डाल दिया है, बाकी चीज़ें सेम हैं। तो इसमें मेनली आपको जो है पहले 3-4 आपको याद कर लीजिए, बाकी जो मैंने आपको बताए हैं वो याद कर लीजिए। क्लियर। इंपॉर्टेंट है ये आपके पार्ट्स। क्लियर। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है आपका स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। या ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं और आप वहाँ पे गड़बड़ कर जाते हो पेपर में, सो ध्यान से समझिए। इंटर स्टेट काउंसिल जो है आर्टिकल जो है आपका 1990 में बना था, ये बिल्कुल सही है। 28 मई 1990 में अंदर बना था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन से, सरकारिया कमीशन जो आपका सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के लिए बनाया गया था। इंटर स्टेट काउंसिल जो है आपका आर्टिकल 263 के अंदर देखने को आपको मिलता है। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, ये सही पॉइंट है। क्लियर। और इसके अंदर जो है आपके चेयरमैन कौन होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के अंदर? दैट इज प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन। ये याद रखना, जो स्टेट्स की चीज़ों को संभालते हैं। NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1954 में बना था, ये आपका पॉइंट गलत है। 1954 में ना बन के ये 6 अगस्त 1952 में बना था। जो मैंने अभी आपको बताया था, प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता है और इसको एग्जीक्यूट यानी कि फाइनल कौन करता था? NDC करता था। लेकिन अब तो हमारे देश में नीति आयोग है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अगला देखते हैं, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये बना था 1964 में, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये आपकी करप्शन को अगेंस्ट करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी और वो थी संथनम कमेटी। संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन से बना था, ये बिल्कुल पॉइंट सही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, ये सही है। ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें 1993 में बना था, ये भी आपका पॉइंट सही है। और ह्यूमन राइट्स डे कब होता है आपका? 10 दिसंबर को होता है, 10 दिसंबर को। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के जो हेडक्वार्टर होते हैं वो जिनेवा में हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज ऑल्सो फॉर द जो है ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसके हेडक्वार्टर लंदन में है। ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इसमें जो आंसर गलत बनेगा वो कौन सा आंसर? ये भी सही, ये भी सही। गलत कौन सा बना? बी ऑप्शन गलत बना। तो डैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में बना था, ना कि 54 में बना था। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अगला देखो, फिर अगेन शेड्यूल्स के ऊपर। अब आप सारे क्वेश्चन याद कर पाएंगे कि हाँ हमने जितने भी चीज़ें याद कर ली हैं समझ पाएंगे आप लोग। ठीक है। 7th शेड्यूल की बात करें तो ये लैंग्वेजेस के लिए ये गलत है। 7th शेड्यूल जो है ये हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग में लगाना है। 7th शेड्यूल जो बात करता है लिस्ट के बारे में बात करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये बनेगा आपका तीसरा पॉइंट। क्लियर। उसके बाद है 9th शेड्यूल, एक सेकेंड, यहाँ पे 8वां शेड्यूल होगा, 8th शेड्यूल। 8वां शेड्यूल जो है 8वीं अनुसूची जो है ये आपका लैंग्वेजेस के लिए है, जिसमें हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। पहले हमारी 14 थी, अब हमारी टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। लास्ट लैंग्वेजेस जो हैं 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा ऐड करी गई थी, और वो थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ऐड करी गई थी। क्लियर। 9th शेड्यूल की बात करते हैं, जमींदारी प्रथा, पहला एक्ट फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में किया गया था। जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया था और प्लस लैंड रिफॉर्म एक्ट के लिए यूज़ किया गया था, और इसमें हम कुछ एक्ट्स को जो है वैलिडेट करते हैं। ये बनेगा 4th ऑप्शन। 10th शेड्यूल के बारे में बात करें तो हम एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आते हैं, ये आपका 2 बनेगा। और एंटी डिफेक्शन लॉ जो है आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में बना था। क्लियर, ये इसके अकॉर्डिंग बनाया गया था। और अगर कोई पार्टी में डिफेक्शन करता है तो जो चेयरमैन होगा आपका रिस्पेक्टिव हाउस का, उसको अलग कर देगा, मतलब उसको सीट से हटा देगा। तो इसमें आंसर क्या बनेगा? 3142 कहाँ पे है ये? तो ये बनेगा जी आपका डी ऑप्शन। 3142 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 24 मत गलती से लगा देना। सो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 3142 इज द राइट आंसर। और शेड्यूल जितने भी होते हैं ये हमारे देश में गवर्नेंस करने में आपको हेल्प करवाते हैं। तो
तो यहाँ पे देखिए जी, शेड्यूल 1 जो है आपका यूनियन और स्टेट्स के बारे में बात करता है, शेड्यूल जो 2 है सैलरीज के बारे में, 3 शपथ के बारे में, और चौथा राज्यसभा की सीट्स के बारे में, पांचवा शेड्यूल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, छठा भी शेड्यूल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, लेकिन 4 असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के बारे में बात करता है, 7वां शेड्यूल लिस्ट के बारे में, 8वां ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 9वां लैंड रिफॉर्म्स, 10वां एंटी डिफेक्शन लॉ, 11वां पंचायत के लिए और 12वां जो है आपका म्युनिसिपैलिटी के लिए आया था। पहले हमारे 8 शेड्यूल होते थे और बाद में हमारे 12 शेड्यूल हो गए, और जब भी चेंज हुआ तो अमेंडमेंट हुई। क्लियर, अमेंडमेंट्स मैंने आपको सारी समझा दी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, इनमें से ऐसे कौन से पीरियोडिकल्स हैं, जर्नल्स हैं जो है जिसके एडिटर से मैच नहीं करता, वो एडिटर मैच नहीं करते। वंदे मातरम जो है अरबिंदो घोष जी ने स्टार्ट किया था, ये बिल्कुल पॉइंट सही है, और अरबिंदो घोष वही पर्सन है जिन्होंने पुडुचेरी के अंदर जो है आश्रम भी बना लिया था। न्यू इंडिया विपिन चंद्र पॉल जो है ये आपकी नेशनलिज्म फैलाई थी बंगाल के अंदर इन्होंने, ये भी आपका पॉइंट सही है। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। संध्या बरिंदर घोष, ये पॉइंट आपका गलत है। संध्या जो है आपका संध्या जो है ये स्टार्ट किसने किया था, बीबी उपाध्याय जी ने स्टार्ट किया था। बीबी उपाध्याय जी ने स्टार्ट किया था। तो आंसर इसमें कौन सा बन गया, डी ऑप्शन बन गया, करेक्ट आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर, और याद कर लेते हैं, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, क्लियर, और नवजीवन, हरिजन, ये सारे के सारे किसके हैं, ये गांधी जी के हैं। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो सबको पता होगा, ये जो है नेहरू जी की है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, अबुल कलाम आज़ाद जी द्वारा। और इंडिया विंस फ्रीडम ये लिखी गई थी अबुल कलाम आज़ाद जी द्वारा, ठीक है। और इंडिया जो है डेट्स इट, क्लियर, ये याद रखिए, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। संध्या इज द राइट वन। अगला देखते हैं, इनमें से ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जो भगवान के नाम को चला के चलती है, यानी कि आपकी प्रीस्ट रूल करते हैं, पुजारी रूल करते हैं, और ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, थियोक्रेसी कहा जाता है, जहां पे आपके पुजारी लोग काम करेंगे। मतलब इसमें कोई अथॉरिटी नहीं है, इसमें सिर्फ जो भगवान को मान लिया हमने, गॉड के नाम पे हम अपने सरकार को चला रहे हैं, देश चला रहे हैं। क्लियर, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जिसमें लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं आके कानून बनाने में, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड वगैरह में देखने को मिलती है। ओलिगार्की का मतलब ये होता है कि कुछ लोग हैं आपके और डिसीजन कुछ लोग कर रहे हैं और काम कर रहे हैं आपके देश का। मोनार्की का मतलब क्या होता है, जैसे आपका ब्रिटेन वगैरह में है, किंग और क्वीन जो है रूल करते हैं, जैसे वो उनकी डेथ हो जाएगी उनके बच्चों के पास चलता चला जाएगा। और अनार्की की बात करते हैं जहाँ पे आपकी स्टेट अथॉरिटी कोई भी नहीं होगी। और उसके बाद डिक्टेटरशिप का मतलब एक ही बंदा जो है रूल करेगा, एब्सोल्यूट पावर उसके पास होगी। थियोक्रेसी का मतलब भगवान के नाम के ऊपर आपकी सरकार चल रही है। तो ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। चलिए जी आगे। तो अगेन इनमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इन चीज़ों को, ये कब कब बने थे। रामाकृष्णा मिशन बाद में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। रामाकृष्णा मिशन बना था 1897 के अंदर, और 1897 के अंदर बना था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्य समाज की बात करें 1875 में बना था, 1875 में। ब्रह्मो समाज की बात करते हैं तो 1828 में बनाया गया था। परमहंस मंडली की बात करते हैं तो 1849 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, ये बनेगा तीसरा चौथा दूसरा और पहला, तीसरा चौथा दूसरा पहला, यानी कि आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हमने सीधा ओपन नहीं छोड़ना, स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। रामाकृष्णा मिशन जो है 1897 में स्टार्ट किया गया। किसने स्टार्ट किया था, विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था। विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम है नरेंद्रनाथ दत्ता, और इनको विवेकानंद जी का टाइटल अजीत सिंह ऑफ खेतरी ने दिया था, और इन्होंने रामाकृष्णा मिशन स्टार्ट किया था। रामाकृष्ण जो हैं इनके गुरु हैं, रामाकृष्ण परमहंस इनके गुरु हैं, जिनका ओरिजिनल नेम है गदोदर चट्टोपाध्याय, और ये दक्षिणेश्वर टेम्पल जो काली माता का मंदिर था कैलकाटा के अंदर, वहाँ पे पुजारी थे। और इनके डिसाइपल कौन थे, रामाकृष्ण मिशन के डिसाइपल विवेकानंद जी। उनकी सारी बातों को प्रचार करवाना जो है जो विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था। और इन्होंने 12 नगर जो है आप में पहला यहाँ पे मठ जो है इस्टेब्लिश किया था, और दूसरा मठ जो है आगे जाके फिर इन्होंने 1899 में बेलूर के अंदर स्थापित कर दिया था। और ये वही पर्सन है जो 1893 के अंदर शिकागो यूनिवर्सिटी में गए थे वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट के अंदर। दूसरा बात है आर्य समाज की। आर्य समाज के जो फाउंडर हैं वो हैं दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी का
इसका ओरिजिनल नेम है मूल शंकर। क्लियर। सत्यरथ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका, ये तीनों पुस्तकें किसकी हैं? ये आर्य समाज की पुस्तकें, यानी कि दयानंद सरस्वती जी की पुस्तकें हैं। इन्होंने वर्ड दिया था स्वराज, वर्ड दिया था। स्वराज वर्ड को यूज आपके आईएनसी में 1906 में किया गया था, दैट इज बाय द दादा भाई नौरोजी। क्लियर, याद रखिए। इंडिया फॉर इंडियंस इन्होंने आपका एक स्लोगन दिया था। गो बैक टू वेदास इन्होंने बोला था। ब्रह्म समाज के फाउंडर जो थे 1828 के अंदर थे। अच्छा, आर्य समाज जो है बॉम्बे में स्टार्ट किया गया था। क्लियर। और ब्रह्मो समाज जो है 1828 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, और जो है राजा राम मोहन राय जो है इन्होंने स्थापित किया था। राजा टाइटल इनको दिया गया, ये किसने दिया था? अकबर सेकंड ने दिया था। और प्लस ये जो राजा राम मोहन राय हैं इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था जो है आपकी पुस्तक डेट इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। और इनको और भी बोला जाता है द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी बोला जाता है। इंडियन रेनेसा का मतलब क्या हो गया? यानी कि इंडिया का दोबारा से रीबर्थ इन्होंने किया है, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट काम किया था। 1829 में सती प्रथा खत्म करी गई थी। क्लियर। इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करी गई थी, और जो 1835 में हमारे देश में लगाई गई थी। और इन दोनों को लगाने के लिए इंट्रोड्यूस करने वाला पर्सन कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और प्लस जो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाया था बेंटिक ने, किसकी रिकमेंडेशन से? लॉर्ड मैकॉले की रिकमेंडेशन से। लॉर्ड मैकॉले को इसीलिए ही फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी बोला जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर। परमहंस मंडली 1849 में स्टार्ट करी गई थी बॉम्बे में स्टार्ट करी गई थी। और इसका जो मेन इसके जो मेन फाउंडर थे वो थे दुर्गाराम मेहता जी, ददोबा पांडुरंग और उनके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ददोबा पांडुरंग मेन है, याद रख लीजिए। क्लियर, याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के अंदर ये स्टार्ट की गई थी। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है? आपका डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। 3421 इज द राइट वन। 3421। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom is a provision इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब इनमें से जो है कि जो हमारे नोबल आइडियाज़ हैं, जो हमारे देश के फ्रीडम के लिए जो प्रेरित करते हैं हमें, ये किस में लिया गया है? तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होती है। फंडामेंटल ड्यूटी जो सेकंड है उसके अंदर लिखा गया है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका बी ऑप्शन बनेगा, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य हमने देश में ऐड किए थे हमारे संविधान में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ऐड करी थी। 11th फंडामेंटल ड्यूटी हमने ऐड करी थी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा ऐड करी थी, जिसमें हमारे पेरेंट्स को ड्यूटी है 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट जस्टिसेबल, करो ना करो आपके ऊपर है, वैसे तो करनी चाहिए बट नॉन जस्टिसेबल अगर आप कोर्ट्स में जाएंगे। क्लियर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अच्छा पहले तो बात करें इस फंडामेंटल ड्यूटी की, और यूएसएसआर से हमने लिया गया है, पार्ट 4A से हमने लिया गया है, आर्टिकल 51A के अंदर लिखा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 36 से 51 में आता है। आयरलैंड से हमने इसको बोरो किया है। क्लियर। और इसका जो उद्देश्य होता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करना, वेलफेयर ऑफ द स्टेट करवाना। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो 12 से लेकर 35 तक है। इस पार्ट जो है आपका 3 आता है, जिसे हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स हमने जो है हमने यूएसए से हमने बोरो किए थे, अमेरिका से। क्लियर। और ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे देश के हित के लिए हैं और दे आर जस्टिसेबल। प्रेम्बल की बात करते हैं तो प्रेम्बल जो है हमने पहली बात तो बात करें कि इसका नाम पहले ओरिजिनल नेम क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, बाद में प्रेम्बल बना। प्रेम्बल इज द प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही बार अमेंडमेंट हुई है, फर्स्ट टाइम ही अमेंडमेंट हुई है, दैट इज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, 3 वर्ड ऐड किए गए थे। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। आंसर इसमें क्या बनने वाला है? मौलिक कर्तव्य इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन फंडामेंटल ड्यूटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अगला देखिए जी, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन ब्रिंग द रेजोल्यूशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति को हमने हटाना है। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाएंगे? देखिए अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट की जो बात होती है उसमें एक रीजन होता है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन है क्या वो हमें नहीं पता। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में तो ये भी नहीं लिखा हुआ कि किस रीजन से हटा रहे हैं। राष्ट्रपति को हटाना हो तो किसी भी सदन से बिल उठता है 1/4 से, और उसके बाद जो है लोकसभा राज्यसभा द्वारा अलग अलग सदन से जो है 2/3 मेजोरिटी हमें चाहिए होती है। लेकिन यहां पे बात आ गई वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, तो इसीलिए जो बिल स्टार्ट होगा वो हमेशा राज्यसभा से होगा, और ये इफेक्टिव मेजोरिटी से आपका बिल पास हो जाता है, इफेक्टिव मेजोरिटी से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। तो इससे बिल पास करके आप उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। अगर उपराष्ट्रपति ने रिजाइन देना हो तो वो राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति रिजाइन देना हो तो आपका जो है उपराष्ट्रपति को देगा। वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, आप
आपके जिसमें सारे मेंबर, ऑल द मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि पार्लियामेंट के सारे मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका थर्ड ऑप्शन, यानी कि राज्यसभा से ही बिल उठेगा और वहां से ही इनको हटाया जाएगा। आंसर इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो गाइज ये थे आज हमारे क्वेश्चन कुछ, और जो भी अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते रहते हैं यहाँ पे, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जैसे हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किए ऐसे ही हमने 10,000 MCQ कोर्स के अंदर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और इसमें हमने चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस किए हैं। यहाँ पे चैप्टर वाइज तो क्वेश्चन है ही है, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके यूपीएससी, EPFO और स्टेट PCS, UPSC के लिए और डिफेंस एग्जाम, और प्लस जो है आपके SSC रेलवे के लिए अलग फोल्डर बनाया गया है। इसके अंदर जो है ईद सेल चल रही है, मैंने इसमें बैनर नहीं लगाया गलती से, बट उसमें आपका कूपन कोड है ईद15 याद करके, और या फिर आप विपन15 यूज करके आप अपना डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं, क्लियर। और GS कोर्स जो है हमारा थियरी कोर्स है, इसमें ये कूपन कोड लगाइए, और इसमें हमने बेसिक टॉपिक्स को समझा है, टॉपिक का मतलब क्या है। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हैं, 2 जगह से, एक तो स्टडी IQ ऐप से कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं वेबसाइट से studiiq.com से परचेज कर सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्स, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन, इसको दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा 3रे नंबर के ऊपर, और GS कोर्स आपको नजर आ जाएगा 4थे नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। कोई भी डाउट होता है आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, गुड लक, अच्छे से पढ़िए, और शाम को हम महत्वपूर्ण क्लासेस लेके आएंगे। सो गुड लक गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।